We are starting chapter cell cycle and cell division. कोई भी सेल है उसको कब डिवाइड होने की जरूरत है ये हमें पता होना चाहिए। सेल साइकिल क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, बट हमें ये समझ में आना चाहिए कि सेल को डिवाइड क्यों होना पड़ रहा है जब भी किसी सेल को अपनी कॉपीज बनानी है। ठीक है, दैट इज मेरे पास एक सेल है और वो चाहती है कि उसको डॉटर सेल्स बनानी है, अपनी कॉपीज बनानी है, तो वो क्या करेगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सेल डिवीजन, राइट। इसको मैं बोल सकती हूँ पेरेंटल सेल एंड दीज आर प्रोजेनीज, प्रोजेनी और डॉटर सेल। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, प्रोजेनी और डॉटर सेल, राइट। अब देखो, जब ये सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन से पहले इसमें जो डीएनए है वो भी, उसकी भी कॉपीज बनेंगी, उसका भी डुप्लीकेशन होगा और रेप्लिकेशन वी कैन से कि डीएनए की भी रेप्लिका बनेगी। रेप्लिका का क्या मतलब होता है, एग्जैक्ट कॉपी। रेप्लिका का इंग्लिश मीनिंग होता है कि एग्जैक्ट कॉपी, तो उसका भी रेप्लिकेशन होगा। दैट मीन्स कि सेल डिवीजन होने से पहले डीएनए का डुप्लीकेशन होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेल डिवीजन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और सेल की ग्रोथ भी होती है जिसमें कि डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स बनती हैं, मतलब कि सिंथेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स भी होगा। ठीक है, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, जो दूसरी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका सिंथेसिस होगा, वो भी बनाई जाएंगी एंड फाइनली फिर सेल डिवाइड होगी, मतलब 2 डॉटर सेल्स में वो डिवाइड हो जाएगी। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल बेसिकली क्या है, इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट अ सेल अंडरगोस टू डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स, राइट। सेल को रिप्रोड्यूस होने के लिए कुछ इवेंट्स को गो थ्रू करना पड़ेगा, कुछ फेजेस से निकलना पड़ेगा, और वो फेजेस कौन से हैं, डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, सेल ऑर्गेनेल्स बनेंगे, इसमें सब कुछ आएगा। इनफैक्ट डीएनए के रेप्लिकेशन के साथ प्रोटीन्स का भी सिंथेसिस होगा। ठीक है, एंड सेल ऑर्गेनेल्स बनेंगे दूसरे, एंड फाइनली सेल डिवीजन होगा। ओके, इनफैक्ट सेल साइकिल के जो ये 3 फेजेस बोले हमने, इसमें जो एक्चुअल सेल डिवीजन होता है उसमें सिर्फ 5% ऑफ टाइम लगता है। 95% ऑफ द टाइम सेल जो है वो इन 2 प्रोसेसेस में लगा देती है। क्या मतलब है, 95% ऑफ द टाइम जो है वो डीएनए के रेप्लिकेशन में, प्लस प्रोटीन सिंथेसिस में, प्लस सिंथेसिस ऑफ अदर सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल ग्रोथ, इसमें लगेगा। एक्चुअल सेल डिवीजन जो है वो सिर्फ 5% ऑफ द टाइम लेता है। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि ये एक्चुअल सेल डिवीजन 5% ऑफ द टाइम ले रहा है एंड 95% हमें उस सेल को प्रिपेयर होने में लग रहा है कि वो डिवाइड करे। ये पूरा प्रोसेस सिर्फ सेल प्रिपेयर कर रही है कि मैं डिवाइड हो पाऊं, इसलिए इस फेज को बोलते हैं प्रिपरेशन फेज। मतलब यहाँ पे सेल एक्चुअली में प्रिपेयर कर रही है अपने आप को टू डिवाइड, एंड एक्चुअल सेल डिवीजन क्या है, दैट इज द, मतलब मैं अभी के लिए बोल सकती हूँ इसको डिवीजन फेज, राइट। तो जो प्रिपरेशन फेज होता है उसको हम बोलते हैं इंटरफेस, एंड डिवीजन फेज को हम बोलते हैं एम फेज। एम फेज को इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन से क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी, फिर ये सेल अलग से 2 कॉपीज बनाएगी और ये सेल अलग से 2 कॉपीज बनाएगी, मतलब 1 से 2 हुआ, 2 से 4, 4 से 8, राइट। ऐसा ही डिवीजन चलता है। इनफैक्ट इतना इजी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे जरूरी नहीं है मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाऊं कि मुझे कितने नंबर ऑफ सेल्स मैं बना सकती हूँ। क्वेश्चन कैसा आ जाएगा कि मुझे इतने पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोल दिया कि मुझे जो है 128 सेल्स चाहिए, तो बताओ कि मैं कितने माइटोटिक डिविजन्स करूं। अ सेल विल गो हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स टू फॉर्म दीज नंबर ऑफ सेल्स, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कुछ नहीं करना है आपको, इक्वेशनल डिवीजन से निकालना है आंसर कि
एक जो है वो 2 बना रही है, 2 4 बना रही है, 4 8 बना रही है, 8 16 बना रही है, ऐसे वाला। और कितने टोटल डिविजन हो रहे हैं वो आप यहाँ से काउंट करोगे, ये 1 डिवीजन हुआ, ये 2 डिवीजन हुआ, ये 3 डिवीजन, ऐसे करके, राइट। सो प्रिपरेशन फेज क्या है, इंटरफेस, एंड डिवीजन इज द एम फेज। ओके, अब मैंने आपको बताया कि 95% ऑफ द टाइम जो है वो इंटरफेस में लग जाता है, एंड 5% ऑफ द टाइम जो है वो एम फेज में लगता है। और अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात करें कि ह्यूमंस की सेल्स को डिवाइड होने में कितना टाइम लगता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में कौन सी सेल्स डिवाइड करती हैं। जो हमेशा डिवाइड कर रही हैं दे आर सोमैटिक सेल्स, जिनमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर इज 46, डिप्लॉयड होती हैं ये सारी सोमैटिक और बॉडी सेल्स। इसके अलावा कौन सी सेल्स होती हैं, गैमेट्स, सिर्फ इनमें ही क्रोमोसोम नंबर एन रहता है। 46 क्रोमोसोम्स को कहते हैं 2n, डिप्लॉयड, ठीक है। एन इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एन को बोलते हैं हैप्लॉइड, और ये कितना होता है 23। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो सिर्फ हमारे पास ओवम ही एक ऐसी सेल है जहां पे 23 होते हैं, एंड मेल्स के पास स्पर्म। तो यही सिर्फ हैप्लॉइड होते हैं, अदरवाइज सारी सेल्स डिप्लॉयड हैं, और यही डिवीजन होते रहे, इन्हीं का डिवीजन होता रहा। ओके, और मैं क्या बता रही थी आपको कि ह्यूमन सेल डिवाइड होने में कितना टाइम लगा। सो ह्यूमन सेल कंप्लीट्स इट्स सेल साइकिल इन 24 आवर्स, और 24 आवर्स में से 23 आवर्स जो हैं वो इंटरफेस में लगते हैं, एंड ओनली 1 आवर इज एम फेस, ठीक है। ईस्ट सेल का एग्जाम्पल आ सकता है, ईस्ट सेल को लगते हैं 90 मिनट्स टू कंप्लीट अ सेल साइकिल। ओके, सो वी शुड अंडरस्टैंड नाउ कि इंटरफेस में क्या क्या होता है, एंड देन एम फेज में क्या क्या होता है, ठीक है। सो इंटरफेस अभी तक हमें पता है कि प्रिपरेशन फेज है, मतलब एक सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगी टू अंडरगो डिवीजन। तो इस प्रिपरेशन फेज में क्या क्या होगा, थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग गया कि डीएनए रेप्लिकेट होगा, है ना, सेल ऑर्गेनेलिस की सिंथेसिस होगी, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी, राइट, ये सब होता है, एंड सेल ऑर्गेनेलिस की सिंथेसिस। और सेल ग्रोथ हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेल्स जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, इंटरफेस में भी सेल्स जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, तो वी कैन से कि सेल ग्रोथ इज देयर, ठीक है। नाउ इंटरफेस जो है वो फर्दर डिवाइडेड है इनटू मैनी फेजेस, क्योंकि हमें ये सब काम करने हैं, तो इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू मैनी फेजेस। और अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल में एक तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर मैं एम फेज और उसको अलग अलग बनाऊं तो एम फेज इज 5%, ये रहा एम फेज, एंड दिस मच इज इंटरफेस, और इंटरफेस के फिर पार्ट्स हैं। फेज के फर्स्ट फेज को बोलते हैं G1 फेज, फिर एस फेज आता है, एंड फिर G2 फेज आता है। तो कई बार आपसे सिर्फ ये सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं, तो सीक्वेंस क्या है, G1 होता है, देन S, देन G2 एंड देन M। G1 का गैप फेज, ठीक है। S इज सिंथेसिस फेज, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, एंड M इज माइटोटिक फेज, माइटोसिस जिसे कहते हैं। ओके, नाउ इंटरफेस के जो ये पार्ट्स हैं वो डिफरेंट फेजेस में होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं G1 फेज की। G1 फेज में सबसे पहले देखो, हमें याद कैसे रखना है, सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस हम सोचेंगे किसकी हो रही है, डीएनए की, क्योंकि बेसिकली जो सेल है उसको क्या करना है, उसको अपना डीएनए रेप्लिकेट करना होता है। हमने क्रोमोसोम्स में पढ़ा है ना कि क्रोमोसोम जो है बेसिकली ऐसा दिखता है, बट जब इसको डॉटर सेल में जाना है तो सेल जो है वो क्रोमोसोम को रेप्लिकेट कर देती है, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है बेसिकली, राइट। तो एस फेज में हम याद रखेंगे कि सिंथेसिस फेज में हमें डीएनए को बनाना है, तो डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन सिंथेसिस फेज, ठीक है। डीएनए के लिए, डीएनए को बनाने के लिए हमें प्रोटीन्स की भी नीड है, तो कुछ प्रोटीन्स हम G1 में बना लेंगे, ठीक है। एंड एम फेज में आने के लिए भी हमें क्या करना है, G2 फेज में भी प्रोटीन्स बनाने हैं, क्योंकि एम फेज में क्रोमोसोम्स प्रॉपरली बन जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स प्रॉपरली अपीयर होते हैं, प्लस सेल ऑर्गेनेलिस बनेंगी। तो सेल ऑर्गेनेलिस को बनाने के लिए, लाइक राइबोसोम्स को बनाने के लिए क्या हमें प्रोटीन्स की नीड होगी, दैट मीन्स हम G2 में भी यही सोचेंगे कि प्रोटीन्स बन रहे हैं, ठीक है। और भी होंगे प्रोसेस, लेकिन ये हमें बेसिकली याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इस पे आता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिस्टोन प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं,
तो हिस्टोन प्रोटीन्स आर बेसिकली सिंथेसाइज्ड इन एस फेज। ये कैसे याद रखोगे? आपको डीएनए का मैंने बता दिया कि डीएनए यहाँ पे बन रहा है, तो डीएनए में आपको पता है कि डीएनए को हम क्या बोलते हैं, मतलब टाइटली जब वो पैक हो गया क्रोमोसोम्स में, ये कैसे हुआ, कंडेंस कैसे हुआ था? क्रोमेटिन से हुआ था, राइट? एंड क्रोमेटिन इज व्हाट? क्रोमेटिन मैंने आपको बताया था क्या है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स, राइट? तो जब हम डीएनए की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो हम याद रखेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन्स भी हमारे सिंथेसिस फेज में बनते हैं, ठीक है? और एक्चुअली में इन हिस्टोन प्रोटीन्स की सिंथेसिस जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, सो दैट यहाँ पे डीएनए बन सके, ठीक है? तो ये है जो थोड़ा बहुत आपको याद रखना है। जीवन फेज में और क्या क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे होता है प्रोटीन का सिंथेसिस। प्रोटीन का सिंथेसिस होगा एंड सेल की जो साइज है वो भी इंक्रीज होगी, मतलब यहाँ पे सेल ग्रोथ हो रही है, ठीक है? द सेकंड पॉइंट इज कि यहाँ पे सेल ग्रोथ होगी। थर्ड थिंग, थोड़ी बहुत ऑर्गेनेलिस सेल की यहाँ पे स्टार्ट होने जाएंगी, रेप्लिकेट होना, रेप्लिकेशन ऑफ सम सेल ऑर्गेनेलिस। जिन पे क्वेश्चन आते हैं उनके नाम से हम याद करेंगे कि कौन से फेज में कौन सी सेल ऑर्गेनेली बनती है। अभी इसमें नई नेम्स याद करने हैं, तो इसलिए अभी हम याद रखेंगे कि कुछ सेल ऑर्गेनेलिस का रेप्लिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है एंड सेल ग्रोथ होती है, मतलब सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, वो भी इसी फेज में होता है। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव इन G1 फेज। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव इन G1 फेज, राइट? तो अगर क्वेश्चन आता है सेल ग्रोथ कब होती है, तो G1 फेज है। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव कब होती है, तो G1 फेज है, ठीक है? सेल ग्रोथ कब होती है, तो G1 फेज है। एंड प्रोटीन सिंथेसिस कब स्टार्ट होता है, सो इट इज G1 फेज, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस हमारा और भी फेजेस में हो रहा है, राइट? नाउ एस फेज, G1 के बाद एस फेज है। एस फेज में सबसे पहले तो हमें ये पता है कि यहाँ पे होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। प्रोटीन बन चुका है उसके लिए, तो यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। वन इंपॉर्टेंट इवेंट ये है। सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पे सेंट्रोजोम का भी रेप्लिकेशन होता है, ठीक है? सेंट्रोसोम्स का भी रेप्लिकेशन यहाँ पे होता है। दैट मीन्स कि हमारे सेंट्रियोल्स जो है, सेंट्रोजोम के अंदर हमने सेंट्रियोल पढ़े थे, राइट? तो सेंट्रियोल्स यहाँ पे डुप्लीकेट होते हैं। सेंट्रियोल्स का डिवीजन कहाँ होता है? एस फेज में, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? सो सेंट्रियोल्स आर डुप्लीकेटिंग, डिवाइडिंग, कोई भी वर्ड आ सकता है, एंड इट इज हैपनिंग इन एस फेज। G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ये तो आपको पता है, ये मैंने आपको बता दिया कि G1 में एंड G2 में प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज की सिंथेसिस होती है, मतलब रेप्लिकेशन होता है, एंड दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। दोनों G2 फेज में रेप्लिकेट होती हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो इंटरफेस में, इंटरफेस क्या हो रहा है? G1 मतलब कुछ प्रोटीन्स बन रहे हैं, डीएनए बन रहा है, कुछ ऑर्गेनेल्स बन रहे हैं, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव हो रही है, सेल की ग्रोथ हो रही है, फिर डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है। डीएनए रेप्लिकेट हुआ, सेंट्रोसोम रेप्लिकेट हुआ, सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट हुआ, एंड फाइनली G2 फेज है। G2 फेज में प्रोटीन्स बन गए, अब डीएनए वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ बन चुकी हैं, तो यहाँ पे हम माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को बना लेंगे। ये याद रखने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको, एंड फाइनली हम एम फेज में जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ से हमारी सेल जो है वो एंड फेज के लिए रेडी हो जाती है, ठीक है? नाउ वन मोर थिंग, एक सेल में अगर क्रोमोसोम है और मैंने बोला कि क्रोमोसोम रेप्लिकेट कर रहा है, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, दैट मीन्स इस क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन हो रहा है, राइट? मतलब ये क्रोमोसोम ऐसे करके अपनी कॉपी बना लेगा, करेक्ट? ये जो कॉपी बन रही है क्रोमोसोम की, दिस इज डीएनए गेटिंग रेप्लिकेटेड। यहाँ क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन हो रहा है। क्या क्रोमोसोम का नंबर बढ़ेगा इन अ सेल? मैंने आपको एक बात बताई है कि क्रोमोसोम का नंबर हम सिर्फ तब बोलते हैं कि बढ़ रहा है जब उसका हम किससे काउंट करते हैं कि क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा है? हम सेंट्रियोल से काउंट करते हैं। तो अगर यहाँ पे क्रोमोसोम ने सिर्फ अपनी कॉपी बनाई है, ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम ने अगर सिर्फ अपनी कॉपी बनाई है, तो क्या ये क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हुआ? एस फेज में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। क्रोमोसोम नंबर डिफर करता है या क्रोमोसोम कंटेंट डिफर करता है, तो वो हमें अच्छे समझना है। क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज इट इज ओनली वन सेंट्रोम, ठीक है? क्रोमोसोम नंबर डज नॉट चेंज, क्रोमोसोम का, दैट मीन्स डीएनए का कंटेंट चेंज होता है।
डीएनए कंटेंट मतलब डीएनए का अमाउंट, डीएनए का अमाउंट बढ़ रहा है यहाँ पे, राइट, नंबर चेंज नहीं हो रहा। तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डीएनए के कंटेंट को, ये सी से डिनोट होता है, तो आप कंसंट्रेशन से याद रखो या कंटेंट से याद रखो। डीएनए के कंटेंट को नॉर्मली हम मानते हैं कि 2C होता है, ठीक है। नॉर्मल सेल में हम मानते हैं कि डीएनए का कंटेंट जो है वो 2C होता है। तो यहाँ पर एस फेज में डीएनए का कंटेंट जो है वो 2C से डबल होकर 4C हो जाता है, डबल हो जाएगा, राइट, हर सेल में डबल हो जाएगा, तो 2C से 4C हो जाता है, ठीक है। कहाँ पे, सिंथेसिस फेज। मैं ये बात फिर से रिपीट कर रही हूँ, एस फेज में हमने पढ़ा कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन से मतलब है क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन। जब क्रोमोसोम रेप्लिकेट करेगा तो उसका नंबर चेंज नहीं होगा। वी काउंट द क्रोमोसोम नंबर बाय द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे सेंट्रोमियर दो नहीं है, यहाँ पे सिंगल सेंट्रोमियर है। दैट मीन्स क्रोमोसोम नंबर इज नॉट चेंजिंग, क्रोमोसोम नंबर डज नॉट चेंज इन एस फेज। क्रोमोसोम का, दैट इज डीएनए का कंटेंट बढ़ता है, राइट, अमाउंट बढ़ रहा है, कंटेंट बढ़ रहा है। तो नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको 2C से, और डबल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4C। तो डीएनए का कंटेंट एट एस फेज इज 4C। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ G2 फेज की हमने बात की थी। G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट रेप्लिकेट करते हैं, करेक्ट। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये बताना था कि G0 फेज भी होता है, G0 फेज। G0 फेज क्या होता है, इसको अब अच्छे से समझते हैं। इसको ही क्विसेंट फेज बोला जाता है। देखो नॉर्मली क्या होता है, जितनी भी डिप्लॉयड सेल्स हैं, अभी हमने क्या बोला कि डिप्लॉयड सेल्स जो हैं वो सारी डिवाइड होंगी, राइट, ऑल डिप्लॉयड सेल्स डिवाइड। लेकिन हमारी बॉडी पार्ट्स में, हमारे बॉडी ऑर्गन्स में सारे ऑर्गन्स ऐसे नहीं हैं जिनकी सेल्स को कंटिन्यूअसली डिवाइड होना है, ठीक है। कुछ सेल्स होती हैं बॉडी की जो हमेशा डिवाइड होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमेशा डिवाइड होती है मतलब डेड होती जाती हैं, और वो डेड होके निकलती जाती है और न्यू लेयर आती जाती है। दैट मीन्स दे आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग। जैसे स्किन सेल, द आउटर लाइनिंग ऑफ द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, लाइनिंग ऑफ द गट एरिया, वो भी कंटिन्यूअसली डिवाइड करती है, ठीक है। लाइनिंग ऑफ द गट एरिया वो भी कंटिन्यूअसली डिवाइड करती है। नाउ देयर आर सम सेल्स जो कि कभी डिवाइड नहीं करती, वो डिवाइड करती नहीं है, वो सिर्फ एक बार बन गई तो दे आर नॉट अंडरगोइंग एनी डिवीजन। कौन सी आती है उसमें, हमारी हार्ट सेल्स, ब्रेन की सेल्स दैट इज न्यूरॉन्स, एंड मसल सेल्स। ये सेल्स जो हैं वो कभी डिवाइड नहीं होती, ठीक है। एंड हमारी बॉडी में ऐसे भी ऑर्गन्स हैं जहां पे की सेल्स डिवाइड होना स्टार्ट करती हैं अगर उनकी रिक्वायरमेंट हो डिवाइड करने की। इससे क्या मतलब है, अगर उस बॉडी पार्ट में कोई डैमेज हो जाए, वी नो अबाउट लिवर, किसी का लिवर खराब हो जाता है तो वो धीरे धीरे रिकवरी होने लगती है। क्यों, क्योंकि लिवर की सेल्स जो हैं वो तब डिवाइड होना शुरू करती है। मतलब अदरवाइज दे आर नॉट डिवाइडिंग इन नॉर्मल कंडीशंस, लिवर सेल्स आर नॉट डिवाइडिंग, ठीक है। बट वो डिवाइड हो सकती है, अगर बॉडी से सिग्नल मिले तो वो डिवाइड हो सकती है। किसी का लिवर डैमेज हो जाए तो वो डिवाइड हो सकती है, राइट। दैट मीन्स कि हमारी बॉडी में ऐसे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं, ठीक है। उनमें कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। जैसे हम इनकी बात करें, स्किन सेल्स की, लाइनिंग ऑफ द कट एरिया की, तो वो कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रही हैं। कुछ जो है वो नीड पड़ने पे डिवाइड हो रही हैं, और कुछ जो है वो कभी डिवाइड नहीं, राइट। दैट मीन्स इन सबके लिए सेल्स का जो फेज है, ये जो हमने बनाया, इसमें हमने क्या बनाया था अभी तक कि दिस इज एम फेज और ये पूरा हमारा इंटरफेस, राइट। सो दिस इज G1, दिस इज S एंड दिस इज G2, ठीक है। तो जो सेल्स कभी डिवाइड नहीं होती वो किस में रहेंगी, कभी डिवाइड नहीं हो रही हैं तो वो G0 फेज में होती है। G0 मतलब नॉट डिवाइडिंग, ठीक है। हमें ऐसे नॉट डिवाइडिंग से याद रखना है, मतलब G0 बहुत छोटा सा होता है, सॉरी इतना बड़ा भी नहीं होता, बहुत छोटा सा फेज है। तो एक्चुअली में सेल्स यहाँ पर रहती हैं जो कभी डिवाइड, ठीक है। लिवर सेल्स भी यहाँ पे होंगी जब तक उन्हें डिवाइड नहीं होना है। मतलब G0 फेज ऐसा फेज है जहां से सेल्स जो हैं वो जीवन के बाद, जीवन यहाँ पे अपनी डीएनए, यहाँ पे अपना प्रोटीन्स वगैरह बनाकर वो यहाँ पे वापस आ जाती है। तो G1 फेज से जंप करके G0 में आ जाती है। दे डोंट गो इन एस फेज, दे डोंट गो इन G2, दे डोंट गो इन एम फेज। वो इधर डिवीजन फेज में जाती ही नहीं है, ठीक है। वो क्या करती हैं, G0 में ही रहती है। एंड वेनेवर देयर इज रिक्वायर्ड, अगर उनको नीड होती है, फॉर एग्जाम्पल लिवर सेल्स को अगर नीड हुई, किडनी सेल्स भी धीरे धीरे
करती हैं, दे स्टार्ट टू डिवाइड। जी नॉट फेज कैसा फेज हुआ, जहां पे की सेल्स जो कि डिवाइड नहीं होती हैं वो रेस्ट करती हैं, राइट, इसलिए इसको रेस्टिंग फेज या क्विसेंट फेज भी कहते हैं। वन मोर थिंग, एक क्वेश्चन एक बार आया था कि जी नॉट फेज में जो सेल्स हैं वो अपने आप को सेल साइकिल से एग्जिट कर लेती हैं या सस्पेंड कर रही हैं। सो ये बात हमें समझ में आ रही है कि वो एग्जिट नहीं कर रही है। इफ दे वांट दे कैन गो बैक टू दी साइकिल, दे कैन गो बैक टू डिवीजन, राइट, अगर नीड होगी तो दे कैन गो बैक टू द डिवीजन, दैट मीन्स वो अपने आप को सस्पेंड करती है, ठीक है, दे आर रेस्टिंग फॉर सम टाइम, ठीक है, तो हम उसे एग्जिट करना नहीं कहेंगे, करेक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरफेस। नाउ वी विल स्टार्ट एम फेज। एम फेज और डिवीजन फेज, where cells actually divide. So we understood कि cells की preparation हो चुकी है, right? Cells have prepared themselves to divide, right? Now they will actually divide. तो M phase और division phase और equational division कहते हैं इसको। Equational division क्यों कहते हैं? क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है, राइट, सिर्फ क्रोमोसोम नंबर इज नॉट चेंजिंग तो हम उसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मतलब पेरेंट्स में जितना क्रोमोसोम नंबर था उतना ही प्रोजेनी में भी है। The chromosome number is same, is equal in parents and progeny, thus it is called as equational division, right? अब एम फेज जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन। और सेकंड पार्ट है एम फेज का साइटोकाइनेसिस, मतलब कि सेल का डिवीजन। तो पहले कैरियोकाइनेसिस दैट इज न्यूक्लियस के डिवीजन को समझते हैं। बेसिकली पहले क्या होगा कि सेल तो सेम है बट न्यूक्लियस डिवाइड हो गई, ठीक है। और अगर साइटोकाइनेसिस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ था, ये न्यूक्लियस दो आ गए थे, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद हो रहा है सेल डिवीजन, राइट, तो ये मैंने यहां बना लिया। एंड उसके बाद क्या हो रहा है, सेल टूट रही है बीच में से like this, okay, and finally two cells are forming, and finally two cells are forming, right? So this is all about M phase। अगर मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता दूं तो ये ऐसा ही है, ठीक है, कि पहले हमारा न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। अब इसकी बात हम बहुत सारी करेंगे ऑफ कोर्स, कि क्रोमोसोम पहले रेप्लिकेट करेगा फिर क्रोमेटिड सेपरेट करेंगे, वो सब हमें पता है, राइट, बट अगर हम शॉर्ट में समझे तो एक्चुअली में ये हो रहा है कि न्यूक्लियस पहले डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद हमारा सेल डिवाइड हो रहा है इनटू टू डॉटर सेल्स, राइट, तो एक पेरेंट की टू डॉटर सेल्स बन गई, राइट। तो अब इसको फर्दर समझते हैं, पहले कैरियोकाइनेसिस को। कैरियोकाइनेसिस और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कंप्लीटेड इन 4 phases। 4 phases में कंप्लीट हुआ है। क्या क्या फेजेस हैं, ये स्टेजेस हैं एक्चुअली, क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, राइट, इजी है बहुत। फर्स्ट इज प्रोफेज। व्हाट हैपेंस इन प्रोफेज, प्रोफेज में जो स्टार्टिंग में होता है हमें पता है क्या, कि जैसे इंटरफेस है, हमने पहले भी सेल वाले चैप्टर में बात की थी कि इंटरफेस में जो सेल वाले चैप्टर में एक्चुअली हमने ये बात की थी, हाँ, कि मैंने आपको ये बताया था इंटरफेस में ना क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है, बताया था ये आपको मैंने, राइट। तो क्रोमोसोम्स अभी तक बने नहीं है, मतलब प्रॉपर जो हमें क्रोमोसोम जैसे दिखते हैं ना, ऐसे या ऐसे, ऐसे अभी बने नहीं है, राइट। तो अगर इसने सिंथेसाइज भी कर लिया, डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है, दैट मींस ऐसे तो वो है बट स्टिल दे आर लूज, वो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में, मतलब क्रोमोसोम जिस फॉर्म में दिखते हैं उसमें नहीं है, ठीक है। तो प्रोफेज में क्या होता है, हम सबसे पहले तो यही समझेंगे कि टिल इंटरफेज द डीएनए इज इन क्रोमेटिन फॉर्म, ठीक है। तो प्रोफेज के ना थोड़ी सी प्रोग्रेसिव स्टेजेस हैं। तो एक को हम बोलते हैं अर्ली प्रोफेज, कि हमें स्टार्टिंग में क्या दिखता है, और उसके बाद के फेज को हम बोलते हैं लेट प्रोफेज, कि हमें थोड़ी टाइम बाद क्या दिखता है। सेल में स्टार्टिंग में क्या दिखेगा, जस्ट आफ्टर इट हैज कंप्लीटेड इट्स इंटरफेज, तो हमें क्या दिखेगा, हमें अर्ली में क्या दिखता है, ये डीएनए जो है, डीएनए हैज स्टार्टेड टू कंडेंस, मतलब क्रोमेटिन हैज एक्चुअली स्टार्टेड टू
कंडेंस, क्रोमोसोम ने थोड़ा थोड़ा, क्रोमैटिन ने थोड़ा थोड़ा कंडेंस होना स्टार्ट कर दिया, बट वी कैन नॉट से कि वो क्रोमोसोम के फॉर्म में आ गया, ठीक है, इट हैज ओनली स्टार्टेड टू कंडेंस, ठीक है। लेट प्रोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम्स विल स्टार्ट टू अपीयर, क्रोमोसोम जैसे वो कुछ कुछ दिखने लग जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको डायग्राम में बनाऊं तो अर्ली प्रोफेज में ये ऐसे दिख रहे हैं, मतलब डीएनए तो रेप्लिकेट हुआ है बट स्टिल दे आर रियली लूज एंड दे आर स्टार्टिंग टू कंडेंस, वो हमें दिख रहा है, राइट, उसका थोड़ा थोड़ा शेप आ रहा है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू अपीयर, क्रोमोसोम्स जो है वो अपने फॉर्म में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, उतने अच्छे से नहीं बट स्टिल दे लुक लाइक दिस, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स एक्चुअली ऐसे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, फाइन। और इसमें क्या होता है, एक तो क्रोमोसोम दिखने लग जाएंगे, अब क्रोमोसोम्स को क्योंकि और डिवाइड होना है, वी नो कि यहाँ पे जो है क्रोमैटिड्स डिवाइड होंगे, राइट, हमें सेल का डिवीजन करना है, हमने न्यूक्लियस का पढ़ा ना कि न्यूक्लियस डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा मतलब उसको जगह चाहिए, अगर उसको सेल में जगह चाहिए तो बाकी सब चीजें थोड़ा थोड़ा हटना स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट टू डीफॉर्म, डीफॉर्म या डिसइंटीग्रेट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी, मतलब अगर ये क्रोमोसोम है तो इसके आसपास वो टूटना शुरू हो जाएगी, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रॉपर नहीं रहेगी, वो टूटना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जो बाकी की सेल ऑर्गेनेल्स हैं दे ऑल्सो स्टार्ट टू डिसअपियर, वो सेल में पूरा स्पेस देती है क्रोमोसोम्स को कि वो डिवाइड करें, सो सेल ऑर्गेनेल्स ऑल्सो स्टार्ट टू डिसअपियर, करेक्ट। और क्या होता है कि सेंट्रोसोम्स जो है, जो सेंट्रोसोम बन गए थे ना, सेंट्रोसोम हमारे रेप्लिकेट हुए थे, सो सेंट्रोसोम जो है दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पोल्स, मैं इसको आपको डायग्राम में बताऊंगी कि क्या क्या हो रहा है, तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। तो सेंट्रोसोम्स जो है वो पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं, पोल्स की तरफ से क्या मतलब है, ये मेरी सेल है, ठीक है, यहाँ हमने बोला कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट कर रही है, राइट, क्रोमोसोम्स जो है वो थोड़ा थोड़ा शेप में आ रहे हैं, क्रोमोसोम्स आर स्टार्टिंग टू अपीयर, राइट, जो वो है सेल ऑर्गेनेल्स है दे आर स्टार्टिंग टू डिसअपियर, करेक्ट, सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट टू डिसअपियर। और क्रोम सेंट्रोसोम्स जो है, मानो कि यहाँ पे सेंट्रोसोम है, तो सेंट्रोसोम भी रेप्लिकेट हो चुका है, राइट, और सेंट्रोसोम जो है ये इसके अंदर हम सेंट्रियोल बना देते हैं, सेंट्रोसोम्स जो है वो पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, ये पता है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेट जो है वो इक्वेटर होती है, हॉरिजॉन्टली हम इक्वेटर बोलते हैं एंड वर्टिकली हम पोल्स बोलते हैं, ये ऐसे लाइंस बनी नहीं रहती है, मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल वन इज द इक्वेटर एंड पोल्स पे, वो पोल्स जो है ये वर्टिकल लाइन है, तो सेंट्रोसोम जो है वो पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, ये वाला इधर मूव करेगा पोल की तरफ, ये वाला इधर मूव करेगा पोल की तरफ, ठीक है, तो सेंट्रोसोम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पोल्स, ठीक है। और क्या होता है, और इनमें ना ऐसे सन की रेस टाइप के शेप बनने लगते हैं, स्टार शेप का दिखने लगता है, इसलिए इसका नाम भी है एस्टर, तो एक्चुअली में यहाँ पे एस्टर फॉर्मेशन होती है, लेट प्रोफेज में एस्टर फॉर्मेशन भी होती है, ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में हमें पता है स्पिंडल फाइबर्स, प्रोटीन फाइबर्स हैं एक्चुअली, जो कि आगे चल के स्पिंडल फाइबर्स बने, अभी इसको स्पिंडल फाइबर्स नहीं बोल सकते, अभी इसको हम एस्टर फॉर्मेशन, तो फिर क्रोमोसोम से स्टार्ट टू अपीयर, थोड़ा बहुत दिखना शुरू हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट टू डीफॉर्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू होगी, सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो जाएंगे, सेंट्रोसोम्स मूव टुवर्ड्स पोल्स, एस्टर फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, दिस ऑल हैपेंस इन प्रोफेज, ये था हमारा प्रोफेज। नाउ द सेकंड फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, न्यूक्लियस के डिवीजन की सेकंड फेज जो है हमारा, सेकंड स्टेज है मेटाफेज, मेटाफेज, तो मेटाफेज में क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे टूट रही थी वो पूरी तरह टूट गई होगी, ठीक है, क्रोमोसोम्स जो होंगे वो बहुत अच्छे से हमें दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और कहाँ अरेंज हो जाते हैं वो अरेंज हो जाते हैं इक्वेटर पे, मतलब इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू अरेंज। सबसे पहली बात तो कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये एक एक स्टेप पे क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन सी स्टेज में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, सो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एट द मेटाफेज स्टेज, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट की इवेंट क्या होगा इसमें कि क्रोमोसोम्स जो हैं they become clearly visible, chromosomes become clearly visible, right, and कहाँ पे एट द मेटाफेज स्टेज पे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट कंडेंसेशन हो जा रहा है, ठीक है,
यहाँ पे क्रोमोसोम्स दिखने लग गए थे, यहाँ पे क्रोमोसोम्स कंप्लीटली कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बिकम क्लियरली विजिबल, दी कंप्लीट कंडेंसेशन। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेटाफेज स्टेज पे क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव कंप्लीटली कंडेंस्ड देमसेल्व्स। ठीक है, जैसे हमें न्यूक्लियस के अंदर दिखता है एक्चुअली में, ऐसा प्रॉपरली क्रोमोसोम। So chromosomes have completely condensed themselves. Chromatin has completely condensed into chromosome, and thus they become clearly visible under microscope at the metaphase stage. ठीक है, और क्या होगा? मैंने यहाँ बोला था एस्टर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, तो स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पर। स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म एंड काइनेटोकोर। इसके पहले एक्चुअली हमें एक पॉइंट लिख लेना था। क्या पॉइंट? कि क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। ये मैंने आपको, क्रोमोसोम्स व्हेन दे बिकम highly condensed, they arrange themselves in equatorial plate. Chromosomes arrange at equatorial plate. इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे, राइट? और जैसे ही क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर सेल, वो क्रोमोसोम्स जो है वो अच्छे से यहाँ पे अरेंज हो गए, राइट? तो यहाँ से सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर शुरू हो गए थे बनना, एस्टर फॉर्मेशन की वजह से स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे? इसके काइनेटोकोर पे आके ऐड हो जाएंगे। ये तो सेंट्रोमियर बनाया था हमने पहले, तो राइट? काइनेटोकोर उसके बाहर डेस्क होती है, तो काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर्स अपने आप को अटैच कर लेते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग इन मेटाफेज? मेटाफेज में कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, क्रोमोसोम्स कंप्लीटली कंडेंस हो गए, क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू अरेंज एट द इक्वेटोरियल प्लेट, राइट? एंड स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म एंड दे अटैच टू द काइनेटोकोर। ठीक है, इस टाइम पे मेटाफेज पे वी हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो, उनमें टू सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ये डीएनए रेप्लिकेट हुआ था, क्रोमोसोम रेप्लिकेट हुआ था, तो मतलब ये वाली एग्जैक्टली इसके सिमिलर है, ये वाली एग्जैक्टली इसके सिमिलर है, राइट? तो आर्म्स जो है वो क्योंकि एग्जैक्टली सिमिलर होती हैं और इनको एक एक को क्रोमैटिड बोलते हैं, ये हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ लिया है, राइट? कि ये क्रोमैटिड होता है, दिस इज क्रोमैटिड। ठीक है, तो इसको हम, इन दोनों को हम सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स भी हमें कहाँ क्लियरली विजिबल होते हैं? ठीक है, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स कहाँ बनते हैं ये भी आ सकता है। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स बेसिकली हमें मेटाफेज का ही पता होना चाहिए कि मेटाफेज पे बनते हैं। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स बनेंगे यहाँ पे, एंड दे विल दे विल बी लाइंड एट द इक्वेटोरियल प्लेट, करेक्ट? नेक्स्ट इज द एनाफेज, द थर्ड फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, एनाफेज पे क्या होगा हम पहले डायग्राम से ही समझ लेते हैं। अभी तक ऐसे हुआ था कि स्पिंडल फाइबर्स जो हैं उनसे हमारे काइनेटोकोर्स पे अटैच हो गए, राइट? सो हियर आर द काइनेटोकोर्स एंड स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गए हैं क्रोमोसोम, करेक्ट? अब क्या होगा एनाफेज पे आते ही, जैसे ये अच्छे से अटैच हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे जैसे ही काइनेटोकोर पे, तो हम यहाँ पे मानते हैं कि एनाफेज स्टेज आ गई। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ही स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू दी काइनेटोकोर, क्रोमोसोम्स जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स स्प्लिट साइमल्टेनियसली, सारे दोनों क्रोमोसोम जो है वो एक ही टाइम पे टूट जाते हैं बीच में से। ठीक है, तो क्या होगा, क्रोमोसोम्स स्प्लिट करेंगे एंड जो डॉटर क्रोमैटिड्स है, डॉटर क्रोमैटिड्स बनी है जो, मतलब कि ये वाली डॉटर क्रोमैटिड्स जो बनी है, they will be now referred to as chromosomes. Daughter chromatids who are now called as chromosomes. इनको अब से हम क्रोमोसोम बोलना शुरू कर देते हैं, अब इनको हम क्रोमैटिड नहीं बोलेंगे। ठीक है, जब ये यहाँ पे आ जाएगी, जब ये टूट जाएंगे ना बीच से, बीच में से टूट गए, मतलब कि अब ये क्रोमैटिड नहीं है, अब ये क्रोमोसोम है। ठीक है, तो डॉटर क्रोमैटिड्स को किस स्टेज पे क्रोमोसोम बोला जाता है? एनाफेज, राइट? क्रोमोसोम्स स्प्लिट कहाँ करते हैं एक साथ? एनाफेज। एंड क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, दे स्टार्ट टू डिक्रीज इन लेंथ, सॉरी, स्पिंडल fibers get shortened in length, उनकी लेंथ छोटी होती जाती है। फाइबर्स है ना, तो फाइबर्स है तो वो छोटे छोटे होने लग जाते हैं इस स्टेज पे, दे गेट शॉर्टन्ड, और उसकी वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है वो मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स।
ठीक है, तो बेसिकली कैसा होगा, ये तो हमारी मेटाफेज थी। कैसा दिखेगा ये आ गया सेंट्रोमियर, यहाँ से निकला हुआ है स्पिंडल फाइबर। ठीक है, किस पे अटैच किया हुआ है, काइनेटोकोर पे, राइट। और ये हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, ये ऐसे एंड ये ऐसे टूट जाएंगे। ठीक है, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। ये इस पोल पे मूव कर रहा है, ये इस पोल मूव कर रहा है। ठीक है, ऑपोजिट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी क्या पोजीशन थी, अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, हमेशा बात याद रखनी है कि जो सेंट्रोमियर है वो पहले मूव करता है, जो आर्म्स है क्रोमेटेड आर्म्स वो उनको फॉलो करती है। मतलब हम इसको उल्टा नहीं बना सकते, हम इसको ऐसा उल्टा कैसे बनेगा, ये मतलब ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, राइट। क्रोमेटेड नहीं जा रहे हैं, पहले पहले सेंट्रोमियर जा रहे हैं और फिर क्रोमेटेड जा रहे हैं, राइट। तो क्रोमेटेड आर्म्स जो है वो हमेशा फॉलो करती हैं, दे ट्रेल बिहाइंड। ठीक है, अगर बुक्स में स्टेटमेंट देखो तो उसमें रहता है दे क्रोमेटेड आर्म्स ट्रेल बिहाइंड दी सेंट्रोमियर। ठीक है, दैट मीन्स कि सेंट्रोमियर पहले खींचता है और क्रोमेटेड आर्म्स जो है वो बाद में, करेक्ट। सो एनाफेज में क्या क्या हो गया, एनाफेज में जो क्रोमोसोम थे वो सबसे पहले स्प्लिट हो गए, टूट गए बीच में से, क्रोमेटेड आर्म्स जो हैं, अब जो क्रोमेटिड्स हैं उनको हम क्रोमोसोम्स कहेंगे। स्पिंडल फाइबर्स की लेंथ छोटी हो जाती है एंड उसकी वजह से क्रोमोसोम्स जो है वो ऑपोजिट पोल्स में मूव करने लग जाते हैं, राइट, ऑपोजिट पोल्स में मूव करने लग जाते हैं, करेक्ट। नाउ लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, दैट इज टीलोफेज। व्हाट हैपेंस इन टीलोफेज इज, ये पहली बात तो अगर क्वेश्चन आता है फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस, तो फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस ये, ठीक है, क्रोमोसोम्स पोल्स पे पहुंच गए हैं, राइट। अब क्या होगा, टीलोफेज को ना याद रखना है कि ये टोटली ऑपोजिट है किसका, प्रोफेज का। तो जो जो हमने प्रोफेज में किया था ना, यहाँ पे हम पूरा उल्टा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोफेज में कर रहे थे कि क्रोमोसोम्स जो है वो कंडेंस होने लग जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रोमोसोम्स विल स्टार्ट टू डीकंडेंस, क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू डीकंडेंस। ओके, नेक्स्ट थिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिफॉर्म हो रही थी, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट टू रीफॉर्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनना शुरू कर देगी। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट टू अपीयर, सेल ऑर्गेनेल्स फिर से दिखना शुरू हो जाएंगी, करेक्ट। कौन कौन सी स्पेशली, अच्छा ये बात मुझे आपको प्रोफेज में भी बतानी चाहिए थी कि प्रोफेज में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स जो है वो डिसअपियर होना या डिफॉर्म होना शुरू कर देती, तो यहाँ पे स्पेशली है कि न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआर एंड गोल्जी बॉडी, इन चार का नाम स्पेशली दिया है, तो इन चार का नाम याद रखना है कि प्रोफेज में कौन कौन डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है। सिमिलरली आपको क्वेश्चन आ सकता है कि टीलोफेज में कौन कौन से सेल ऑर्गेनली हमें दिखने लग जाती है, सो अगेन दीज फोर, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआर एंड गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये हमें फिर से दिखना शुरू हो जाती है, करेक्ट। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो ये हमें कैसा दिखेगा, टीलोफेज विल लुक लाइक कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस होना शुरू हो गए, तो हम उसको सुंदर सा नहीं बनाएंगे, भी ये हमारा सेंट्रोमियर है, इसको लिया हुआ है और पोल पे पहुंच गए हैं, तो सॉरी उल्टा ही बना दिया मैंने, पोल से पहुंच, एक्चुअली हम और छोटा बनाएंगे इसको कि पोल्स पे पहुंच गए हैं यहाँ पे क्रोमोसोम्स। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनना शुरू हो गई है, सेल ऑर्गेनेल्स हमें दिखना शुरू हो गए हैं, ठीक है। सेम हियर कि ये मेरा छोटा सा सेंट्रोमियर, स्पिंडल फाइबर, ये क्रोमोसोम्स हैं जो कंडेंस हो गए हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू रिफॉर्म और सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट टू अपीयर। साइटोकाइनेसिस भी बता देती हूँ, शॉर्ट में तो हम डिस्कस कर ही लेते हैं, छोटा सा पार्ट बचा है। साइटोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, कैरियोकाइनेसिस इज कंप्लीट, नाउ द सेल विल डिवाइड। ठीक है, तो इसके बाद क्या बचा है, इसके बाद सिर्फ सेल को हमारे डिवाइड होना है। तो सेल कैसे डिवाइड होती है, अगर तो ये एनिमल सेल है, ठीक है, अगर ये एनिमल सेल है तो ये बीच में से ऐसे फरो बना लेती है। ठीक है, अब फरो विल फॉर्म इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, क्यों, क्योंकि उनके पास सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ी सी इलास्टिक होती है, मतलब वो उसमें ऐसा फरो आ सकता है। ठीक है, इट कैन मूव इनसाइड, तो ये फरो बनता है और इनवर्ड प्रेशर लगता है जिसकी वजह से सेल जो है फाइनली उसका साइटोप्लाज्म दो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है,
तो इसके अंदर हमारा क्या आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी बन गई, सेल ऑर्गेनेल्स बन गए, और यहाँ पे ये आ, राइट। दिस इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन्स उसका डिवीजन हो रहा है, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, राइट। सो दिस गिव्स राइज टू टू डॉटर सेल्स, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस क्रोमोसोम, right? So one parent cell gave rise to two daughter cells, right? This is the end of mitosis, right? Here the chromosome number was 2n, diploid condition, so 46 chromosomes. Here the chromosome number are still diploid. ऐसा था, this we started, this was the S phase, जिसमें DNA replicate हुआ था, right? And we are getting 2n only, मतलब कि 46 क्रोमोसोम की ही डॉटर सेल मिल रही है, यहां से स्टार्ट किया था यहीं पर, राइट। सो दिस इज माइटोसिस। अगर हम यहाँ पे प्लांट्स की बात करें साइटोकाइनेसिस में, तो देयर इज सेल वॉल, सेल वॉल बहुत हार्ड होती है, सो यहाँ पे इनवर्ड प्रेशर नहीं लगता है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कॉमन, यहाँ पे इनवर्ड प्रेशर नहीं लगता है साइटोकाइनेसिस में। क्या होता है, सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है, there is a precursor that is giving rise to cell wall again, and this precursor is called as cell plate. और सेल प्लेट धीरे धीरे आउटवर्ड प्रेशर देती है एंड फाइनली वो सेल वॉल तक जाते जाते मिक्स हो जाती है, ठीक है। एंड दिस सेल प्लेट देन बिकम्स मिडल लेमेला। नाउ मियोसिस, वी अंडरस्टूड इन माइटोसिस की डिप्लॉयड सेल्स जो हैं वो करती हैं क्या, माइटोसिस, राइट। डिप्लॉयड सेल्स में जो सेल साइकिल चलती है उसको माइटोसिस बोलते हैं। तो हमारे पास गैमेट्स भी तो है ना, बॉडी में गैमेट्स भी हैं, राइट, दैट इज स्पर्म एंड ओवम इन ह्यूमंस। अगर मेल्स की बात करें तो स्पर्म, फीमेल्स की बात करें तो ओवम। सो दीज गैमेट्स अंडरगो सेल साइकिल दैट इज कॉल्ड एज मियोसिस, ठीक है। अब ये वाली सेल साइकिल कैसी है, पहले इसको समरी के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले ये भी सिमिलर है कि इसमें इंटरफेस होगा, राइट, एंड एम फेज होगा। इंटरफेस क्या है, प्रिपरेशन फेज, एज वी नो। माइटोसिस में हमने समझ लिया कि प्रिपरेशन फेज होता है, एक सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रही है टू डिवाइड, राइट। सो अपने आप को अगर सेल प्रिपेयर कर रही है दैट मीन्स क्या प्रिपरेशन चल रही है, उसका डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, राइट, उसमें प्रोटीन्स बन रहे हैं, उसके सेल ऑर्गेनेल्स बन रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रिपरेशन। और ये सेल हमेशा डिवीजन के पहले करती है, ठीक है। फिर आएगा एम फेज, यहाँ पे एम का मतलब माइटोसिस नहीं है, यहाँ पे एम का मतलब क्या है, मियोसिस। और मियोसिस के दो पार्ट्स हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, राइट। एंड दिस मियोसिस ऑल्सो हैज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसके पास भी प्रोफेज, मेटाफेज एंड मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, राइट। अब ये क्योंकि मियोसिस 1 है तो इसकी स्टेजेस क्या है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, राइट। इसका जो प्रोफेज है, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 इज लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग है और इसकी सब स्टेजेस हैं। पहले हम थोड़ा और बेसिक समझते हैं कि इंटरफेस में क्या क्या हुआ। इंटरफेस में आने से भी पहले यहाँ पे जो सेल एंटर कर रही है वो कैसी है, यहाँ पे जो सेल एंटर कर रही है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है उसमें, ठीक है। आज मेरी सब पेन्स काम नहीं कर रही हैं, सो होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब इस होमोलॉगस क्रोमोसोम को हमें भेजना है सेल साइकिल में, ये जाता है सबसे पहले इंटरफेस में, ठीक है। दिस वेंट इनटू इंटरफेस। इंटरफेस में क्या हुआ, एस फेज में क्या होगा, इसका डीएनए रेप्लिकेट करेगा, राइट। सो डीएनए को रेप्लिकेट कर दो, ये रहा एक क्रोमोसोम, ठीक है, इसका डीएनए रेप्लिकेट हो गया लाइक दिस, एंड दिस क्रोमोसोम, इसका भी डीएनए रेप्लिकेट हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, यहाँ पे एक बात और हमने मिस कर दी कि ये जो सेल है वो डिप्लॉयड है, राइट, क्योंकि प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है। अगर हम किसी भी एक का एग्जाम्पल लें, स्पर्म और ओवम में से एक का एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक जैसे आपको
ऑर्गन पता है स्पर्मेटोगोनियम, वहां पे सेल कौन सी होती है, स्पर्मेटोसाइट। तो ये स्पर्मेटोसाइट तो अभी डिप्लॉयड ही है ना, इसने अभी गैमेट बनाया नहीं है, स्पर्म नहीं बनाया है, राइट। सो दिस इज डिप्लॉयड। ओके, एस फेज में क्या होता है, डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है, राइट। हमने क्या पढ़ा था, 2C से 4C होता है, राइट। बट हेयर क्रोमोसोम नंबर इज सेम। क्रोमोसोम नंबर अगर सेम है मतलब कि कितना है, 2n ही है, 46 है, राइट। अब ये जाएगी इंटरफेस के बाद हमारी सेल जाएगी कहां पर, यहाँ पे सब सेम है, इंटरफेस में G1 भी होगा, सेम एज दैट ऑफ माइटोसिस। क्या क्या होता है G1 में, प्रोटीन्स बनते हैं सबसे पहले, राइट, फिर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स बनते हैं। एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, सेंट्रोसोम रेप्लिकेट करते हैं, राइट। फिर आएगा G2। G2 में क्या होता है, कुछ और प्रोटीन्स बनते हैं, और क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बनते हैं, ठीक है। सो इंटरफेस बाकी का सेम है एज दैट ऑफ माइटोसिस, इसलिए हमने डिटेल में नहीं की, ठीक है। अब यहां से एस से जाएगी G2 में, G2 से जाएगी मियोसिस में, और मियोसिस 2 है तो पहले ये जाएगी मियोसिस 1 में, राइट। मियोसिस 1 में जब ये सेल जाएगी तो कैसे जा रही है, ये इस फॉर्म में जा रही है, इतना तो हमें समझ में आ रहा है। नाउ मियोसिस 1, मैंने आपको बोला कि मियोसिस 1 की 4 स्टेजेस हैं, तो पहले हम ले लेते हैं प्रोफेस 1 को, ये 4 स्टेजेस है ना, तो प्रोफेस 1 को लिया पहले। प्रोफेस 1 की 5 सब स्टेजेस हैं, ये है लॉन्ग प्रोसेस, सिर्फ हमें इसी को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? बाकी सब समझ में आ जाएगा। ये 5 सब स्टेजेस कौन सी हैं, फर्स्ट इज लेप्टोटीन, बहुत इजी है वैसे। क्या हो रहा है हम डायरेक्ट अभी डायग्राम से समझ रहे हैं, ठीक है। लेप्टोटीन में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है, ये जो सेल आई यहाँ पर, इसमें सिर्फ इतना होगा कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं दे विल बिकम हाईली कंडेंस्ड, बहुत टाइटली पैक्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा मेरा एक क्रोमोसोम, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे ही बना लेती हूँ कि वो टाइटली पैक हो गया, राइट। एंड दिस इज अनदर क्रोमोसोम, और ये भी टाइटली पैक्ड हो गया, ठीक है। दैट मीन्स क्रोमोसोम्स आर बिकमिंग हाईली कंडेंस्ड। ओके, दिस इज द इवेंट ऑफ लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में ये हो रहा है। सेकंड अपनी स्टेज क्या आती है, जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, इन्हीं क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो जाती है, ये पास पास आ जाते हैं, पेयरिंग हो जाती है, और ये हमारा सेकंड क्रोमोसोम, ठीक है। तो मतलब ये दोनों पास पास आ गए, पेयरिंग हो गई, ठीक है। ये पेयरिंग होती है ड्यू टू अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और इस पेयरिंग को क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस, राइट। ये जो क्रोमोसोम पास पास आ गए, इसकी वजह से क्रोमोसोम एक साथ दिख रहे हैं, राइट। और ये एक साथ दिखने की वजह से हम इन क्रोमोसोम्स को नाम दे देते हैं बाइवेलेंट, बाइवेलेंट फॉर्मेशन। दो हैं तो बाइवेलेंट फॉर्मेशन। और अगर क्रोमैटिड्स के टर्म्स में हम बात करें तो ये 1, 2, 3 एंड 4 टेट्राड, बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन कहाँ होती है, जाइगोटीन में। सिनेप्सिस की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, जाइगोटीन में। क्रोमोसोम हाईली कंडेंस कहाँ होते हैं, लेप्टोटीन में, ठीक है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है, जाइगोटीन में। मैंने जाइगोटीन का आपको इवेंट याद करने के लिए एक ट्रिक बताई थी, क्या बताई ट्रिक आपको मैंने, कि जैसे जाइगोट में गैमेट्स आकर पास पास, जाइगोट क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तो गैमेट्स को पास में आना पड़ेगा ना टू फ्यूज। तो यहाँ पे भी हमारे क्रोमोसोम पास में आ रहे हैं जाइगोटीन स्टेज पे, ठीक है। और जैसे ही जाइकोटीन बनेगा तो आपको याद आना चाहिए उनके बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस। दोनों पास आ गए तो बाइवेलेंट हो गया, क्रोमेटिड्स देखोगे तो टेट्राड याद आ जाएगा। तो ये सब इवेंट कहाँ के हैं, क्वेश्चन आ सकता है सेपरेट, जाइकोटीन के, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगी स्टेज पैकीटीन। अब ये दोनों क्रोमोसोम पास पास आ गए हैं तो इनमें क्या होगा, ये ओवरलैप कर जाएंगे, और ज्यादा पास आने की कोशिश करेंगे और ओवरलैप कर जाएंगे। था एक क्रोमोसोम,
दिस इज अनदर क्रोमोसोम। तो ये ज्यादा पास आ गए तो ओवरलैप कर गए, ठीक है। और ओवरलैप करने की वजह से क्या हुआ, ये था ब्लू वाले का क्रोमेटिड, राइट। तो ये इसमें यहाँ पे रेड वाले में ब्लू का पार्ट आ गया, ठीक है। और इसमें यहाँ पे रेड वाले का पार्ट ब्लू में, राइट। तो इसको बोलते हैं, जो ओवरलैपिंग हो रही है क्रोमोसोम की, इस ओवरलैपिंग को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से जीन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। इस एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मींस जीन्स रिकम्बाइन हो रहे हैं, राइट। जीन्स वहां पे ऑलरेडी थे, राइट। अब क्या हो रहे हैं, वो रिकम्बाइन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो गई है। क्रॉसिंग ओवर क्या है? ओवरलैपिंग ऑफ क्रोमैटिड आर्म्स। ये क्रोमैटिड आर्म्स यहाँ पे एक बार और मैं आपको बता दूं, ये दोनों, ये वाली और ये वाली, एक क्रोमोसोम में हमने पढ़ा है कि ये सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं, राइट। ये होती हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम की डिफरेंट आर्म्स, क्रोमैटिड आर्म्स नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाती है। दैट मीन्स हमारी क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रही है? क्रॉसिंग ओवर हो रही है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। रिकॉम्बिनेशन इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल, exchange of genes between non-sister chromatids. This is a very common question. सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ऐसे ऑप्शन आते हैं कि रिकॉम्बिनेशन किस में होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल किन में होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स में होता है, क्रोमोसोम्स में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होता है। तो दिस इज वेरी क्लियर कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होता है, ठीक है। एक एंजाइम इसमें हेल्प करता है इस प्रोसेस में रिकॉम्बिनेशन के, जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेस। जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है, वहां पे माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स दिखते हैं। नोड्यूल्स मतलब ऐसे लंप्स दिख रहे हैं, सेल के लंप्स दिखते हैं, तो वहां पता चलता है कि क्रॉसिंग ओवर हुई है वहां, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जो है वो हमें दिखते हैं। ये बात कल मिस हो गई थी आपको बताना, ठीक है। तो क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन हुआ। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में एक्सचेंज हो रहा है, रिकॉम्बिनेस एंजाइम हेल्प करता है और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज है हमारी पैकेटीन के बाद डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा, अब ये क्रॉसिंग ओवर हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया, तो ये क्रोमोसोम क्या करेंगे, अब ये दूर दूर होना चाहेंगे एक दूसरे से, राइट। तो बस इनको दूर दूर कर दो और सिर्फ ये एक ही पॉइंट पे ज्वाइंट रहते हैं, क्योंकि ये दूर होने का ट्राई कर रहे हैं, बट जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई है वो इतना इजी नहीं है दूर होना, राइट। जिसकी वजह से जो है, अच्छा ये सब पैकेटीन जो है ना, ये लॉन्गेस्ट स्टेज है। लॉन्गेस्ट स्टेज होती है, क्यों होती है, एक तो इतना कुछ हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, अगर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है तो दैट इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस, राइट। तो आपको याद आ जाएगा कि पैकेटीन जो है वो लॉन्गेस्ट स्टेज है, राइट। पैकेटीन के एंड होने तक भी रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है, इसलिए जैसे डिप्लोटीन स्टेज आती है, जो बोलते हैं ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट। इसमें हम जेनेटिक मटेरियल शो कर देते हैं। So this X-shaped structure is called as chiasmata. तो डिप्लोटीन स्टेज में क्या बनता है, एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है नोन एज chiasmata, राइट। डिप्लोटीन की यही है एक की इवेंट की chiasmata फॉर्मेशन होती है, ओके। chiasmata शोज पॉइंट ऑफ क्रॉसओवर। अगर सेल में क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है तो कहाँ पे हुई थी, दैट इज द पॉइंट ऑफ क्रॉसओवर। काइनेसिस पे क्या होगा, डाइकाइनेसिस में हमारी ये जो क्रोमोसोम्स हैं दे विल मूव अपार्ट, राइट। वो अच्छे से अलग अलग हो जाएंगे, एंड नाउ दे आर विद द रिकॉम्बिनेंट जीन्स, ठीक है। एक यहाँ पे है और इसका पार्ट यहाँ पे है, राइट। डाइकाइनेसिस में ये भी होता है, ये डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट्स दैट द सेल नाउ शुड गो टू मेटाफेज। मेटाफेज 1 में जाने का टाइम आ गया है सेल का, क्योंकि वो दूर दूर हो जाते हैं। तो मेटाफेज 1 में जाने का टाइम आ गया है, दैट मीन्स यहाँ पे वो भी इवेंट्स होंगे जो कि प्रोफेज में हो रहे थे, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। मैं याद दिलाने के लिए आपको सिर्फ कह रही हूँ, प्रोफेज में जो की इवेंट्स हो रहे थे वो सब यहाँ पे भी होंगे। दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लग जाएगी, जो सेल ऑर्गेनेलिस है वो हटने लग जाएंगे, क्योंकि वो पूरा टाइम देंगे, पूरा स्पेस देंगे क्रोमोसोम्स को
सेल में इक्वेटर पे आने के लिए, तो क्रोमोसोम अच्छे से कंडेंस हो जाए, इक्वेटर पे आ जाए, तो यहाँ पे वो ये सब प्रोफेस वाली भी चीजें होंगी, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी और सेल ऑर्गेनेलिस भी डिसअपियर होगी, राइट। सो दिस सेल विल नाउ गो इन मेटाफेज। सो मेटाफेज 1, कौन सी सेल आ रही है यहाँ पे? दिस वन, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, दैट हमारे क्रोमोसोम जो है वो दूर हो चुके हैं। राइट, सो क्रोमोसोम्स हैव मूव्ड अपार्ट, और यहाँ पे क्या हो गया, क्रोमोसोम हाईली कंडेंस हो चुके हैं और इक्वेटर पे आ चुके हैं। एट मेटाफेज क्या होता है, क्रोमोसोम्स कम एट द इक्वेटर, राइट। दिस प्रोसेस इज अगेन सिमिलर टू माइटोसिस। माइटोसिस के मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज की तरह है, बस इसमें हमारे पास दो क्रोमोसोम्स हैं एंड दे हैव रिकॉम्बिनेंट जीन्स, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन एट एनाफेज, देन द, यहाँ पे सब कुछ होगा, स्पिंडल फॉर्मेशन वुड बी देयर एंड एस्टर फॉर्मेशन होगी और स्पिंडल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड दे विल अटैच एट द काइनेटोकोर्स, काइनेटोकोर्स पे अटैच हो जाएंगे। एट द एनाफेज स्टेज क्रोमोसोम्स विल बी, स्पिंडल फाइबर की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी एंड क्रोमोसोम्स का क्या होगा, क्रोमोसोम हमारा पोल्स की तरफ मूव करेगा, like this. Chromosomes will reach to the poles एट टीलोफेज स्टेज, एंड देन जो होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होगी, सेल्यूलर ऑर्गेनेलिस फॉर्म होंगे, दिस happens in telophase, right? So finally what we are getting is, क्या होगा यहाँ पे, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा नेक्स्ट, राइट। एंड साइटोकाइनेसिस के बाद हमें दो सेल्स मिल जाएंगी, वन विथ दिस क्रोमोसोम एंड अनदर विथ दिस क्रोमोसोम, right? So this these two cells are called as dyad of cells, एक साथ ही बनी है तो इनको डायड ऑफ सेल्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ दिस डायड ऑफ सेल्स विल गो इन meiosis 2, okay, and meiosis 2 I told you is similar, exactly similar to mitosis, exactly similar to mitosis, right? Only the difference is these two cells are going together, दो सेल्स में एक साथ माइटोसिस चलेगा, their chromatids will break, एनाफेज स्टेज पे chromatids will break and then they will become chromosome। तो मतलब एक के, इसका भी क्रोमेटिड ब्रेक हो रहा है, क्रोमोसोम बन रहा है, और इसका भी, मतलब दो सेल्स मिलकर चार सेल बना देंगे। तो एनाफेज 2 पर इन डायड ऑफ सेल्स के जो क्रोमोसोम हैं वो क्रोमेटिड बन के सेपरेट हो जाएंगे, मतलब वो फिर से क्रोमोसोम बन जाएंगे, और उसके बाद टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा और फाइनली हमें 4 डॉटर सेल्स मिल जाएंगी, राइट। अब ये वाली क्रोमेटिड आर्म जो है, मैं अगर दो ऐसे बना दूं, राइट, एंड टू लाइक दिस, ये और सॉरी दिस, क्या कर दिया, दिस वन एंड दिस वन, ये होंगी 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, राइट। सो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स कैसी बन रही हैं, वी स्टार्टेड विथ पेरेंट लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। सो 50% जीन्स ही सिमिलर है, राइट। वी गेट डॉटर सेल्स जो कि जेनेटिक मटेरियल में डिफरेंट हो जाती हैं फ्रॉम फादर एंड मदर, मतलब अगर सिर्फ एक पेरेंट से कंपेयर करूं तो 25% जीन्स ही आ रही हैं सेम। दिस गिव्स राइज टू वेरिएशंस, जिसकी वजह से इस बेबी के सारे सिबलिंग्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट वी आर गेटिंग डिफरेंट जीन्स, राइट, डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है डॉटर्स में और सन्स, मतलब बच्चों में डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल जा रहा है, राइट।